वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी और इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ की लेखिका है मधु कांकरिया। इन्होंने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है और इस यात्रा वृत्तांत में अब तक के परिच्छेदों में हमने पढ़ा कि लेखिका ने वहाँ गैंगटक शहर के रात्रिमा का सुंदरता का वर्णन किया। फिर उन्होंने भारत में कहीं पर किसी भी स्थान पर जाने पर वहाँ के आत्मा किस प्रकार से एक होती है, वहाँ के लोगों की आस्था, श्रद्धा, अंधश्रद्धा किस प्रकार से एक समान होती है, इसका वर्णन किया। आगे लेखिका हमें वह अब हिमालय के विराट दर्शन के लिए जा रही है, उसका वर्णन हमें करवाने जा रही है। हम इसे पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। अब देखिए, लेखिका हिमालय के विराट दर्शन के लिए निकल चुकी है और लेखिका कहते हैं कि उसके विराट और वैभव के दर्शन पाने के लिए कितने ही दर्शक, यात्री और तीर्थाटनों की वह अतृप्त इच्छा है, कामना है और हिमालय के पल पल क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाले सौंदर्य को देखने की अतृप्त इच्छा लेखिका की है। आगे वो कहते कि और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। जैसे जैसे लेखिका आगे इस यात्रा में जाने लगी तो वहाँ के रास्तों का वर्णन किया है कि वहाँ वीरान थे, कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का लोक जीवन दिखाई नहीं देता है, जहाँ पर सुमसाम रास्ता होता है, वीरान। हाँ, अब देखिए लेखिका ने इसके पहले परिच्छेदों में वर्णन किया कि वहाँ के लोगों का घर वो सारे पीछे छूट गए थे, तो सिर्फ रास्ते में जो लोग प्रवास कर रहे थे उनके गाड़ियां ही शायद दिखाई दे रहे थे, या इसके अलावा वहाँ पर किसी भी प्रकार का सजीव का वास्तव्य नहीं था। इसलिए वहाँ के रास्ते कैसे थे, वीरान थे। संकरे मतलब बहुत ही छोटे और जिलेबी की तरह घुमावदार। पहाड़े आप देखते ना, पहाड़ों पर रास्ते कैसे होते, पहाड़ को खोद कर वो रास्ते बनाए जाते हैं, इसलिए वह घुमावदार थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। अब देखिए लेखिका कहते कि जैसे जैसे हम उसके नजदीक जा रहे थे तो वह बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे अब और हम उसके नजदीक जा रहे थे वह उसने अपना रूप कैसा धारण किया था, विशालकाय। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। अब देखिए, जब हम घटाओं को देखते हैं तो जैसे जैसे ही हम ऊपर चलने लगते हैं पहाड़ों पर, तो ऐसे कवि लेखिका कहते कि पाताल को नापने लगी थी। अर्थात देखो, आकाश और धरती का वहां पर मिलन हो रहा था, ऐसा लग रहा था। और वहां पर किसी सिर्फ घटाओं के अतिरिक्त कुछ भी, घाटियों के अतिरिक्त कुछ भी लेखिका को दिखाई नहीं दे रही थी। वादियां चौड़ी होने लगी थी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर रास्तों के बीच में हिमालय के आगमन की शुरुआत हो रही है और वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करा है कि घटाएं कैसे गहरी थी, फिर वादियां चौड़ी थी और तरह तरह के फूल भी वहाँ में झांक दिखाई दे रहे थे। और लेखिका को ऐसे प्रतीत हो रहा है कि इन सारे घाटियों वादियों के बीच में वह फूल मुस्कुरा रहे थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच में, भीमकाय अर्थात बहुत बड़े पर्वतों के बीच में घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। अब देखिए वहां पर जो भीमकाय अर्थात बहुत विराट विशाल पर्वतों के बीच में घाटियों से ऊपर जब कुछ रास्तों का काम बना हुआ था, कुछ रास्तों के काम बने नहीं थे, इसलिए कच्चे और पक्के दोनों रास्ते से जब लेखिका गुजर रही थी लेखिका कहती कि ऐसा लग रहा था कि किसी सघन हरियाली वाली गुफा। अब देखो चारों ओर उनको हरियाले पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। अब लेखिका कहती है कि जब वो उस रास्ते से निकल रहे थे तो किसी सघन हरियाली वाली गुफा की चारों ओर पेड़ पौधे छाए हुए, हरे हरे वृक्ष छाए हुए, तो उनको ऐसे लग रहा था कि वह गुफा में, सघन हरियाली गुफा से वह हिचकोले खाते। हिचकोले अब देखिए रास्ते कैसे थे, कच्चे पक्के थे, इसलिए जो जीप से जा रही थी वह भी टेढ़ी मेढ़े हो रहे थे, तो इसलिए हिचकोले खाते हुए लेखिका अपने उस प्रवास में निकल पड़ी थी। आगे लेखिका वर्णन कर रही कि इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सैलानी का अर्थ क्या होता है कि यात्री या प्रवासी। अब देखिए लेखिका अकेली उस समय यात्रा करने नहीं गई थी, उनके साथ अन्य भी लोग थे, तो वहां का वह प्राकृतिक सुंदरता देखकर लेखिका कह रही कि अन्य जो यात्री थे वह बहुत प्रसन्न हो गए, झूम झूम कर गीत गाने लगे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, पर मैं मौन थी। लेकिन देखिए लेखिका भी तो उस प्राकृतिक सुंदरता से इतनी सघनता से वह आकर्षित हो रही थी कि लेकिन उन्होंने
वहां पर चुप्पी साधना पसंद किया। वो शांत थी, मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। अब देखिए लेखिका ने मौन क्यों धारण किया था कि वह सारी सुंदरता को अपने आंतरिक मन में अनुभव करना चाहती थी। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों की शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धारा की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। अब देखिए लेखिका के मन में इतनी भावनाएं निर्माण हो रही थी, लेकिन वह सारे प्राकृतिक दृश्य के सामने उसकी भावनाएं मूक हो गई थी और वह जो भी प्राकृतिक दृश्य को देखना चाहती थी वो अपने मन के अंदर उसे कायम करना चाहती थी। वह कहती कि एक तरफ जब वो खिड़की से बाहर देखते तो एक तरफ उसको आसमान को छूते बड़े बड़े पर्वतों के शिखर दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी तरफ दूध की धार की तरफ झरते जलप्रपातों को, अब झरनाओं का देखो, पर्वतों के पहाड़ों से नदियों का पानी बहता रहता है, तो वह दूध की धारा के समान दिखाई दे रहे थे। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। अब देखिए उसी स्थान से तीस्ता नाम की नदी बहती है, तो उस तीस्ता नदी का पानी का वर्णन कैसे कर रही है कि इठला इठला कर बहती। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर मार्मिक वर्णन किया है कि नदी को भी, अब उस पानी को भी अपने आप पर अभिमान है, गर्व है कि वह हिमालय की चोटी से बह रही है चांदी की तरह। कौन, अब उसके पानी का रंग का वर्णन कैसे किया कि चांदी की तरह बनी ठनी तीस्ता नदी। सिलीगुंडी से ही हमारे साथ भी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठ पर था। देखिए लेखिका कहती कि उस तीस्ता नदी की सुंदरता इतनी मन को आकर्षित कर रही थी कि उसके लिए शब्द भी कम पड़ रहे थे। उसका सौंदर्य पराकाष्ठ पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। लेखिका कहती कि मैंने नदी तो बहुत बार देखी है, बहुत सारी नदियां देखी है, लेकिन तीस्ता नदी की वह हिमालय के पर्वतों के बीच में बहना, यह सौंदर्य तो वो मेरे मन को पहली बार किसी एक विशिष्ट नदी ने खींच लिया था। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब देखिए जिस प्रकार से चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब लेखिका कहती कि देखो जिस प्रकार से चिड़िया मुक्त आकाश में स्वच्छंद होकर विहान करती है, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है, मुक्त हल्की महसूस करती है, तो उसी प्रकार लेखिका भी उस प्राकृतिक सौंदर्य में अपने आप को उन्होंने मुक्त कर दिया था, उसके आकर्षण में अपने आप को छोड़ दिया था। और जिस प्रकार से आकाश में, मुक्त आकाश में पंख फैलाकर पंछी उसका आस्वाद लेते हैं, उसी प्रकार से लेखिका भी इस प्राकृतिक सुंदरता का आस्वाद ले रही थी। लेखिका आगे कहते कि मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। अब देखिए नगपति मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत होता है उसे मेरा, जैसे कि राजाओं का राजा महाराजा जो होते हैं, उसी प्रकार पूरे पर्वतों का जो मेन है नगपति, विशाल, मेरे विशाल। उस समय उनको लेखिका के मन में यह भावना निर्माण हो रही थी कि हिमालय को एक बार सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग। अगले परिच्छेदों में लेखिका वर्णन करे कि मेरे नगपति मेरे विशाल, किसके लिए कहा गया है? जो पहाड़ों का राजा है, पर्वतों का राजा है, नगपति पर्वतों का राजा। कौन? हिमालय। हिमालय पर्वतों को देखकर उसके मन में एक आदर युक्त भावना निर्माण होती है कि मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। आप देखिए ऊंचाई से जब हम इतने ऊंचाई पर जाने के बाद जब वो फेन अर्थात जो झाग होता है नदियों के पानी का, झरना के पानियों का, तो वह शिखर से गिरता फेन उगलता झरना दिखाई दे रहा था और इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटर फॉल। अब देखिए हिमालय के पर्वत से जो सबसे बड़ा झरना बह रहा था उसके बारे में लेखिका ने वर्णन किया है, जिसका नाम है सेवन सिस्टर्स वाटर फॉल। फ्लैश चमकने लगे। अब सेवन सिस्टर वाटरफॉल अर्थात देखो अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7 बहनों, 7 नदियां एक साथ आकर मिलती है और उसे वह नाम दिया गया है। फ्लैश, उनका वो फ्लैश चमकने लगा, सुंदरता चमकने लगी। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। अब देखिए जितने भी यात्री आए थे उस सुंदर नजारे को सारे अपनी तरह से कैमरे में फोटो निकालने में लगे हुए थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी में भी नीचे बिखरे भरी भरकम पत्थरों पर बैठ
झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। अब देखिए लेखिका कहती है कि जिस प्रकार से हमने पुराने लोक कथा में सुना है कि राजकुमारी को मोहित करने पर जो कुछ कोई मोहित करता है तो वो उसकी तरफ अपने आप खींची जाती है, उसी प्रकार मैं भी एक अभिषिक्त राजकुमारी की तरह इस प्राकृतिक सुंदरता की ओर अपने आप में खींची जा रही थी। पत्थरों पर बैठकर झरने की संगीत के साथ। आप देखिए वहां पर लेखिका कहती कि जब मैं वहां पर बैठी तो मुझे उस प्राकृतिक झरनों से ऐसा लग रहा था कि वह संगीत गीत गा रहे हैं और मेरी आत्मा भी उनकी संगीत सुनने में लगी थी। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। अब देखिए उस झरने के पानी में वह उस प्राकृतिक सुंदरता में अपने आप को, जो उसको लेखिका के मन को आकर्षित करा, तो वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था उसका सम्मोहन चालू हो गया है। वह बहती जलधारा में जब लेखिका ने पांव डुबाया तो वह जो झरने का पानी है उसने सिर्फ लेखिका के शरीर को स्पर्श नहीं किया बल्कि लेखिका के अंतर मन को शांति दे दी। अब देखो पानी कैसा होता है, पानी को अगर हम छूते हैं तो वह कितना ठंडक देता है हमारे शरीर को। तो इसी प्रकार लेखिका कहती कि उस पानी के स्पर्श ने मेरे अंतर मन को शांति पहुंचा दी, अर्थात मेरे मन में जो उसकी अतृप्त इच्छा थी उसके सौंदर्य को अपने आंखों से देखने का, महसूस करने का, यह सारी बातें लेखिका के साथ हो रही थी। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। आप देखिए कोई मतलब उसके प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि जो कोई सर्वसामान्य व्यक्ति होगा जिसको कविता भी नहीं लिखने आ रही होगी, ऐसा व्यक्ति भी उसके प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कविता लिखने के लिए शुरू कर देगा। लेखिका का मन भी काव्यमय हो उठा और सत्य और सौंदर्य को वह छूने लगी। अब देखिए अब तक उन्होंने सिर्फ ये बातें सुनी थी, लेकिन अब उन्होंने जो अब तक सुना था वह सत्य उनके सामने था और वह सुंदरता को संदर्भित वह अपने आप को महसूस कर रही थी और आकर्षित हो रही थी। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, वह अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। तो देखो वहां पर झरने के वर्णन यहाँ पर लेखिका ने करे है कि इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकाएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। अब देखिए लेखिका कहती कि वो झरने का पानी जिस प्रकार से स्वच्छ है वह उसमें शांति का प्रतीक दिखाई देता है, आस्था का प्रतीक दिखाई देता है और अपने अंदर सारी तामसिक भावनाएं वह भाग कर लेकर जाता है, निर्मल पानी दिखाई देता है। तो उसी प्रकार लेखिका कहती कि मेरे अंदर की जितनी तामसिक भावनाएं, क्रूरता है, दुष्टता है, जितनी भी वासनाएं है, वह उस पानी के अंदर पानी के भीतर मेरे अंदर से ये सारी दुष्ट कामनाएं जैसे कि पानी के साथ बहने लगी है, इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, पर जितेन मुझे ढेलने लगा। आप देखिए लेखिका, हमें इसके से पता चलता है कि लेखिका को एक कवि मन, एक लेखिका का मन हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि झरने की पुकार लेखिका को बार बार पुकार रही है। तो यहाँ पर एक कवि मन की कल्पना ही दिखाई देते हैं। तो लेकिन लेखिका इतनी तन्मय हो गई थी उस प्राकृतिक सुंदरता को निखारने में, वो अपने आप को भूल गई थी। लेकिन उतने में क्या हो गया, जितेन ने उनको आवाज दे दिया और कहने लगा कि आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी में उठी, मतलब देखो लेखिका का मन नहीं था वहां से जाने का, लेकिन वह बिना न चाहते हुए भी वहां से उनको उठना पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। अब देखिए लेखिका कहती जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही वही प्राकृतिक सुंदरता आत्मा और आंखों को सुकून देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। अब देखिए लेखिका कह रहे कि मेरे जीवन में किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी है और सारे और मुझे प्राकृतिक नजारे दिखाई देते। कहीं पर मुझे हरियाली दिखाई देती है तो कहीं पर हल्का पीलापन दिखाई देता है तो कहीं पर पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीले छोटे छोटे पत्थर के जैसे पर्वत रांग दिखाई देते हैं। तो बच्चों अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। गहनतम, अति गहरी, गदरना, निखरना, जायजा, परीक्षण करना, हिचकोले, हिलते डुलते, स्मारक, यादगार, सुदीर्घ, बड़ा, कार्टन, गत्ते का डिब्बा,
शिद्दत, तीव्रता, प्रबलता, अधिकता। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखिका के द्वारा जो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसमें लेखिका को वो प्राकृतिक सुंदरता आकर्षित तो करे है, लेकिन हमें भी उस सुंदरता की तरफ हमारा मोह बढ़ता जा रहा है। आगे भी इसी प्रकार का हम प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।